रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसे हम लिंक करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिंक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको बता दें मैक्सिमम चीज़ें मोशन इन स्ट्रेट लाइन लॉज ऑफ मोशन से लिंक की जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था A इज इक्वल टू dv अपॉन dt, पढ़ा था, सबको याद है ना? A इज इक्वल टू dv बाई dt, सबको याद है? A इज इक्वल टू dv अपॉन dt, याद है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A को रिप्लेस कर देना है, याद कर लो सब लोग। V को रिप्लेस करना है ओमेगा से, U को रिप्लेस करना है ओमेगा नॉट से, A को रिप्लेस करना है अल्फा से, और S को रिप्लेस करना है थीटा से। याद कर लीजिए, जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन में पढ़ाया गया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया था, उसमें जो V होता था वो ओमेगा है। मतलब v यहाँ पर होता था इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, नहीं फाइनल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होगा यहाँ पर? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। u क्या होता था यहाँ पर? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या होगा यहाँ पर? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ए क्या होता था यहाँ पर? लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होगा यहाँ पर? एंगुलर एक्सेलरेशन। एस क्या होता था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होगा यहाँ पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट क्लियर? यस। अब इसके बाद अगर इस इक्वेशन को आप लिखें तो क्या लिखेंगे? ए की जगह अल्फा और वी की जगह ओमेगा। तो इस चैप्टर में क्या बन जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पर जिस तरीके से इसका प्रूफ करते थे पूरा एग्जैक्ट तरीका यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग both sides, integration of a dt is equal to integration of dv। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर v की लिमिट लगेगी u और v, यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 एंड t। इतना ही काम इसमें लिख लो, dt का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, अल्फा dt इज इक्वल टू डी ओमेगा। फिर लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फा डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। लिमिट लगा दें ओमेगा नॉट से ओमेगा, 0 से टी। यहाँ पर ए क्या होता था? कांस्टेंट, ए बाहर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए 0 से टी 1 dt इज इक्वल टू u से v 1 dv। यहाँ से आपका आ गया a, 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगाएंगे 0 से t, 1 का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगाएंगे 0 से v, u से v, अपर लिमिट रखेंगे a t माइनस 0 v माइनस u। यहाँ से आपका आ गया था ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यहाँ से आपका v इज इक्वल टू यू प्लस
ए टी आ गया। वही सेम फंडा यहाँ लगा देंगे, अल्फा 0 से t 1 डी टी इजक्वल टू ओमेगा नॉट से ओमेगा 1 डी ओमेगा। तो अल्फा 1 का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से t, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा हो गया ओमेगा नॉट से ओमेगा। यहाँ से आपका अल्फा हो गया, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फा टी इजक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। यहाँ से आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इजक्वल टू ओमेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। v इजक्वल टू यू प्लस ए टी कब लगता है, लीनियर मोशन में। ओमेगा इजक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कब लगता है, रोटेशनल मोशन में। पॉइंट क्लियर? अब हमारा मन कर रहा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन प्रूव करने का। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर v इजक्वल टू डी एक्स बाई डी टी तो लीनियर में यूज किया था। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ओमेगा इजक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। क्या यूज करेंगे, v को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, x को रिप्लेस कर दिया थीटा से। जिस तरीके से इसका किया गया था सेम तरीका ये दोनों, एक तरफ आपको डालना है लीनियर और एक तरफ डालना है आपको रोटेशनल। अगर आपसे कोई पूछे रोटेशनल मोशन क्या है, तो आपको जवाब देना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। ये पंखा रोटेशनल मोशन है। गाड़ी का पहिया रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू रोलिंग। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। गाड़ी का पहिया भी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और आगे भी बढ़ता है। तो जो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वो हो गया रोटेशनल, और आगे जो बढ़ता है वो हो गया ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू रोलिंग। अब इसका हमें प्रूफ करना है, तो इसको v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। फिर से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पर लिमिट लगाया जाता था 0 से s, यहाँ पर लिमिट लगाया जाता था 0 से t, और जो यहाँ पर v होता है ये फाइनल वेलोसिटी होता है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हम लोगों ने निकाला u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है, फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो मतलब इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 0 से t, यहाँ पर क्या लिखेंगे u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू 0 से s 1 डी एक्स। ऐसे यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी, इंटीग्रेशन डी थीटा, 0 से थीटा लिमिट लग जाएगी, 0 से t लिमिट लग जाएगी। यहाँ पर 0 से t ओमेगा की जगह हम लोग लिख देंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, 0 से थीटा 1 डी थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u t होगा, u का इंटीग्रेशन u t होगा। a t की पावर 1 का t स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट लगा दीजिए 0 से t। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट लगा दीजिए 0 से s। अपर लिमिट रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस 0। तो s इज इक्वल टू आपका आ गया u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाइए,
इसका क्या होगा ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, 0 से टी, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, 0 से थीटा, अपर लिमिट रखें ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाना है, इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा माइनस 0, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये कहलाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, इनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, a इक्वल टू आपको पढ़ाया गया dv बाई dt और v इक्वल टू पढ़ाया गया dx बाई dt। यहाँ पर क्या पढ़ाया गया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये दो चीज़ें पढ़ाई गई। थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, ऐसे यहाँ पर डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो अल्फ़ा डी थीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा। कोई समस्या? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और यहाँ भी लिख देना है आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब आपको लिमिट लगाना है, यहाँ पर लिमिट लगेगी u से v, यहाँ पर लगेगी 0 से s, यहाँ पर लगेगी 0 से थीटा, यहाँ पर लगेगी ओमेगा नॉट से ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा लिखा है तो यहाँ पर ओमेगा की लिमिट्स लगेंगी, यहाँ पर v लिखा है तो यहाँ पर v की लिमिट्स लगेंगी, मतलब वेलोसिटी की लिमिट्स। इनिशियल लिमिट नीचे, फाइनल लिमिट ऊपर, इनिशियल लिमिट नीचे, फाइनल लिमिट ऊपर। यहाँ थीटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले 0, बाद में थीटा हो गया। a कांस्टेंट है, a बार आ जाएगा, 0 से s 1 dx इज इक्वल टू u से v v dv, a 1 का इंटीग्रेशन x 0 से s, v की पावर 1 क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 u से v, a s माइनस 0 v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपका क्या आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। यहाँ आ जाइए, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, 0 से थीटा 1 डी थीटा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, ओमेगा की पावर 1 डी ओमेगा, अल्फ़ा 1 का इंटीग्रेशन थीटा 0 से थीटा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा नॉट से ओमेगा, अल्फ़ा थीटा माइनस 0, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, तो 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टॉर्क क्या है। ठीक है, अगर किसी ऐसे इंसान को बताना है जिसको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है और उसको टॉर्क समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? तो उसको ऐसे बताएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के घूमने की टेंडेंसी को, किसी भी ऑब्जेक्ट के घूमने की टेंडेंसी को टॉर्क कहते हैं। कितना ज़्यादा घूम रहा है, कितना जल्दी घूम रहा है, वो टॉर्क पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे गाड़ी तेज़ी से चलेगी, जिसका टॉर्क ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। ठीक है, तो टॉर्क है क्या? बेसिकली टॉर्क है आपका
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बेसिक फार्मूला है इसका। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको यहाँ की तरफ करिए। दरवाज़ा है, इसका जो ये हैंडल यहाँ पर लगाया गया है, इसको यहीं पर लगाया क्यों गया है, इसका अगर आपसे रीज़न पूछा जाए तो आप जवाब देंगे, देखिए ये जो दरवाज़ा है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये? तो इसको यहाँ लगाने का कारण क्या है कि आपने फोर्स लगाया ऐसे, जब आपने फोर्स ऐसे लगाया देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ज़्यादा, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए इसको यहाँ से निकलवा करके हम यहाँ लगवा दें, अगर यहाँ लगवा देंगे तो क्या होगा, यहाँ की तुलना में यहाँ फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ लगवा देंगे तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। मतलब बेसिक फार्मूला तो ये हो गया, डिस्टेंस टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब यहीं पर अगर हमने अभी जो फोर्स लगाया वो तो ऐसे परपेंडिकुलरली लगाया, ठीक है, ऐसे लगा लिया। अब अगर मान लीजिए इसमें हम फोर्स लगाएं, यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं, लेकिन परपेंडिकुलर ना लगा करके हम इसको ऐसे लगाएं सम एंगल से, तो अगर सम एंगल से फोर्स लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ रहा है, देखो यहीं पर लगा रहा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब आपने मान लीजिए ये फोर्स लगाया ऐसे फोर्स लगाया, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? थीटा। इस वाले केस में तो 90 बन रहा है, ऐसे थीटा एंगल बन रहा है सम, ये थीटा एंगल बन रहा है। ये आपने फोर्स लगाया अंदर की तरफ, फोर्स लगाया आपने अंदर की तरफ। जब आपने फोर्स अंदर की तरफ F लगाया और ये एंगल है थीटा, तो इस F का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा? F cos थीटा होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? F sin थीटा होगा। ये आपका हो गया F cos थीटा और ये हो गया आपका F sin थीटा। तो जो इसको अंदर की तरफ ही होगा, अंदर की तरफ F cos थीटा और अंदर की तरफ ही F sin थीटा। तो ये जो F sin थीटा वाला होगा ये इसको अंदर ले जाने का काम कर रहा होगा, और F cos थीटा हमारा इसको आगे ले जाने का काम कर रहा होगा, लेकिन आगे तो ये जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपका F sin थीटा हो गया अंदर की तरफ, तो ये आपका हो गया फोर्स F sin थीटा, और ये क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। तो आपका यहाँ पर जो एंगल वाले केस में अगर आपने फोर्स एंगल में लगा दिया है तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर F sin थीटा और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने R लेट कर लिया, तो यहाँ से आपका आ गया R F sin थीटा। ये क्या बन के आ गया? टॉर्क। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क वेक्टर बराबर R क्रॉस F लिखेंगे, और इसमें अगर थीटा की वैल्यू 90 कर दी जाएगी तो उस समय टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 कब होती है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दिया जाए तो टॉर्क आपका मिनिमम होगा और वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर थीटा की वैल्यू 180 कर दी जाए तो वो भी टॉर्क आपका मिनिमम होगा और वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो आपको बेसिक फार्मूला ये याद रखना है, ठीक है। ये कब यूज करेंगे? जब आपको कुछ एंगल वगैरह में फोर्स अप्लाई किया जाएगा 90 के अलावा। ये कब लगाएंगे? जब 90 में अप्लाई कर दिया जाए। अगर एंगल में लगा दिया गया तो आप क्या करेंगे? उसके पहले कंपोनेंट्स करेंगे, जो हमने वहाँ पर वो करके दिखाया है वो ही आपको न्यूमेरिकल्स में काम देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किसी बॉडी में जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो मान लीजिए आपका है F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप,
यहाँ पर F1 F2 F3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और R की वैल्यू दे दी जाए आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, और आपसे पूछा जाए टॉर्क निकालिए, तो आपको फिर ये फार्मूला लगाना होगा वेक्टर फॉर्म वाला। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ाया गया आपको, आर क्रॉस एफ। क्या पढ़ाया गया, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ निकालने का तरीका आपको पढ़ाया गया है मोशन इन प्लेन में, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। अब यहाँ पर आर पहले है तो आपको आर वाले कोफिशिएंट्स पहले नोट करना है। आई कैप का कोफिशिएंट एक्स, जे कैप का वाई, के कैप का जेड, फिर F1, फिर F2, फिर F3, फिर आपको आई कैप लिखना है। इससे जाने वाला कॉलम और रो बंद कर देना है, तो जो बचे उसको लिख देना है Y, Z, F2, F3। फिर आपको माइनस का जे कैप नोट करना है। इससे जाने वाला कॉलम और रो बंद कर देना है। कितना आएगा, X, Z, F1, F3 प्लस के कैप, ये बंद करना है, ये बंद करना है। कितना हो जाएगा, X, Y, F1, F2। यहाँ से कितना आ जाएगा, आई कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन कराइए Y, F3 माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए Z, F2। ये सबको मालूम होगा रूल, पहले मल्टीप्लाई ये होता है, फिर माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होता है। माइनस जे कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन X, F3 माइनस Z, F1 प्लस के कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन X, F2 माइनस Y, F1। तो ये आपका आ गया टॉर्क। ये क्या आया, ये जो वैल्यू है टॉर्क का x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये विद साइन जो वैल्यू है माइनस, और ये वैल्यू जे कैप के अलावा ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, और ये z डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो वहाँ पर आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट से कर देंगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में F बराबर dp/dt। क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू dp/dt। तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में F को रिप्लेस कर देना है टॉर्क से, ठीक है, और P को रिप्लेस कर देना है L से। तो आपका टाउ बराबर बन जाएगा dL/dt। P यहाँ पर है आपका लीनियर मोमेंटम, ये था आपका मोशन इन लॉज ऑफ मोशन में, और ये आपका यहाँ पर है रोटेशनल मोशन में, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर किसी भी बॉडी में नेट फोर्स 0 लग रहा है तो उसका P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने से ही तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने से 0 मिलता है। तो अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यही होगा। ऐसे यहाँ पर होगा, अगर किसी बॉडी में लगने वाला नेट टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 देन L इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पर क्या याद रखना है, इफ F बराबर 0, इसका मतलब P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ पॉइंट क्लियर।